कमी तो बहू में है। सपना अपने सास ससुर की इकलौती बहू थी और सपना अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे, पर अब तक उसकी अपनी कोई औलाद नहीं हुई थी, जिस वजह से उसकी खुशी भी कुछ अधूरी अधूरी सी थी। अब सपना की सास कुसुम की भी सब्र का बांध टूटते जा रहा था। ऐसे ही एक दिन कुसुम की पड़ोसन आकर उसके कान भरने लगती है। अरे कुसुम बहन, तुम्हारा मन नहीं करता क्या अपने नाती पोते को खिलाने का? अरे अब बच्चा नहीं होगा तो कब होगा? अपनी बहू को बोलो बच्चे के बारे में सोचे थोड़ा। बहन, अब तो मेरी उम्मीद ही छूटती जा रही है। पहले तो बहू बोलती थी, अभी हमें थोड़ा समय चाहिए। पता नहीं आजकल के बच्चों को और कितना समय चाहिए। बुरा मत मानना कुसुम बहन, पर सारी गलती तुम्हारी है। तुमने अपनी बहू को बहू समझा नहीं, बेटी की तरह सर पर चढ़ा लिया। बेटी हो या बहू, ज्यादा सर पर चढ़ाओगी तो नाचेगी ही। और मुझे तो लगता है तुम्हारी बहू में ही कमी है, वरना और कितना टाइम चाहिए उसे। अरे 5 साल कोई कम नहीं होता। बाकी ये तो तुम्हारे घर का मामला है, हम तो बाहर वाले हैं, क्या ही बोल सकते हैं। इतना बोलकर कुसुम की पड़ोसन वहां से चली जाती है, पर वो कुसुम के घर में आग लगा देती है। अब कुसुम के भी दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि कमी उसकी बहू में ही है। अब क्या था, अब जो कुसुम अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करती थी, वही सास अपनी बहू को ताने देना शुरू कर देती है। बहू, तेरी माँ ने तेरी परवरिश बहुत अच्छी करी है, तभी तो पिछले 5 साल से तू मुझे बेवकूफ बनाती आ रही है। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? तुझ में इतनी बड़ी कमी है, तूने अपनी कमी छुपाई मुझसे और मुझसे झूठ कहती रही कि अभी तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, जबकि तुम्हें बच्चा हो ही नहीं रहा। सच सच बताओ, तुम माँ नहीं बन सकती ना? सपना के पास कुसुम की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। बेचारी सपना रोती हुई वहां से चली जाती है और रात में जब विक्रम घर आता है तो सपना उसे सारी बात बताती है। विक्रम, कमी मुझ में ही है। अब ये बात हम दोनों के सिवा माँ जी को भी पता चल गया है। आखिर और कब तक हम माँ जी से झूठ कहेंगे? सपना, हम ये सच्चाई पूरी दुनिया से तब तक छुपाएंगे जब तक हमसे बन पड़ेगा, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम रोना बंद कर दो। पर विक्रम, अभी मुझे माँ बनना है, मुझे भी बच्चा चाहिए। मैं अब और लोगों के ताने नहीं सुन सकती। आखिर मेरी गोद कब तक खाली रहेगी? सपना, हमारा भी बच्चा होगा, तुम रोना बंद करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? विक्रम सपना को दिलासा तो दे देता है, पर वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि उनकी जिंदगी में बच्चे का सुख नहीं है, क्योंकि उनके लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें बच्चे का सुख मिल नहीं रहा था। वहीं दूसरी ओर कुसुम के ताने भी बढ़ते जाते हैं। अब तो कुसुम विक्रम की दूसरी शादी करने की बात भी घर में छेड़ देती है। देख सपना बहू, मैंने तुझे बहुत समय दे दिया और अब मैं समझ चुकी हूँ कि तू इस घर को वारिस नहीं दे सकती, क्योंकि कमी तो तुझ में ही है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। कुसुम सपना से ये सारी बात बोल रही थी, तभी वहां विक्रम आ जाता है और अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर आज पहली बार विक्रम अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करता है। बस करो माँ, आपने ये क्या रट लगा रखी है? बहू, कमी तुझ में है, हैं? मेरी बीवी में कोई कमी नहीं है। मैं मानता हूँ हमें औलाद का सुख नहीं मिल रहा, पर ये नहीं है कि हम कभी माता पिता नहीं बन पाएंगे। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से मेरी दूसरी शादी करने की बात करने की? बस अब यही दिन देखने को रह गए थे। तू अपनी बीवी का ऐसा गुलाम हो जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। अरे जब मैंने तेरी बीवी को किसी चीज की कमी नहीं होने दी, तो ये मुझे मेरे पोते के सुख से वंचित क्यों रख रही है? पर अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। अगर आने वाले 6 महीने के अंदर बहू गर्भवती नहीं होती तो मैं तेरी दूसरी शादी करा दूंगी, फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कुसुम भी अपना फैसला सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है। अब विक्रम और सपना को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, जिसके बाद विक्रम सरोगसी की मदद लेने के बारे में सोचता है। सपना, तुम्हारे होते हुए मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, और माँ को बच्चा भी चाहिए। ठीक है, अब हम सरोगसी का सहारा लेंगे, चाहे इसमें कितने ही पैसे क्यों ना लगे। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा और माँ से ये खबर छुपा के रखनी होगी। अगर माँ को पता चला तो घर में एक नया बवाल उठ जाएगा। क्या सरोगसी? पर ये सब होगा कैसे? और अगर माँ को पता चल गया कि हमने उन्हें एक बार फिर से धोखा दिया है तो वो टूट जाएंगी। सपना, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मेरा एक दोस्त है, उसकी बीवी में भी कमी थी, बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसने भी सरोगसी की मदद ली थी।
मैं उससे बात करूंगा। देखना हमारी सारी परेशानी हल हो जाएगी। अब क्या था, विक्रम सरोगेसी की मदद लेता है और सपना भी अपनी सास से सारा सच छुपा लेती है और वो दोनों किसी काम का बहाना देकर कुसुम से दूर हो जाते हैं, जहां वो सरोगेसी के लिए सबसे पहले एक औरत को ढूंढते हैं। विक्रम बाहर शहर जाकर सारा इंतजाम कर लेता है, पर उससे पहले सपना की मुलाकात हॉस्पिटल में उसकी दोस्त अंजलि से हो जाती है। अरे सपना, तू यहाँ कब आई? और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? और तू इस अस्पताल में कोई खुशखबरी है क्या? नहीं अंजलि, भगवान चाहता ही नहीं कि मुझे ये खुशी मिले, तभी तो रोज हॉस्पिटल आती हूँ और निराश होकर चली जाती हूँ। मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बताना। अंजलि, मैं कभी माँ नहीं बन सकती, कमी मुझ में है। और ये बात मेरी सास को पता चल गई। जब उन्हें पता चला कि मैं माँ नहीं बन सकती तो उनका रवैया ही बदल गया। वो मुझे ताने देने लगी और अब बात इस हद तक बढ़ गई कि वो विक्रम जी की दूसरी शादी करवाना चाहती है। पर विक्रम जी बहुत अच्छे हैं, वो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं और इसीलिए हम दोनों ने सरोगेसी का फैसला लिया है। बस इसीलिए मैं यहाँ हूँ। सरोगेसी? पर सपना, तुझे ये बात कब पता चली कि तुझ में कमी है? तू भी ना अंजलि, खुद माँ बनने वाली है और मुझसे ऐसे सवाल कर रही है। अरे मेरी शादी को 5 साल हो गए पर अब तक मेरा बच्चा नहीं हुआ, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि कमी मुझ में है। सपना, तू किस दुनिया में है? जरूरी नहीं कि कमी औरतों में ही हो, क्या पता तेरे पति में कमी हो। बिना टेस्ट करवाए तो ये फैसला कैसे ले सकती है कि कमी तुझ में है? और सरोगेसी का तो इतना बड़ा डिसीजन ले रही है। मेरी मान तो एक बार तू अपना और अपने पति का टेस्ट करवा और डॉक्टर से कंसल्ट कर। अंजलि के समझाने पर सपना इस बारे में विक्रम से बात करती है। विक्रम को भी सपना की बातें सही लगती है और वो अगले ही दिन अपना और सपना का टेस्ट करवाता है, जिसके बाद विक्रम को पता चलता है कि कमी सपना में नहीं बल्कि उसमें है। सपना, अच्छा हुआ जो मैंने अपना टेस्ट करवाया और मुझे पता चल गया कि कमी तुझ में नहीं मुझ में है। मेरी वजह से तुम्हें कितने ताने सुनने पड़े, कितनी जिल्लतें उठानी पड़ी, पर अब बस मैं घर में सबको बता दूंगा कि कमी तुझ में नहीं मुझ में है। फिर देखता हूँ माँ कैसे मेरी दूसरी शादी करवाती है और अब तुम्हें कभी किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। विक्रम, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि जो ताने मैंने सुने हैं या जिस दौर से मैं गुजरी हूँ मैं वो तुम्हें झेलने भी दूंगी? जब सबको यही लगता था कि कमी मुझ में है तब सब मुझे ताने देते थे और तुमसे दूर करने पर तुले थे, पर तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी ये कमी मैं सबको बताऊंगी या तुम्हें बताने दूंगी और इस समय में मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी? पर सपना, सच तो यही है ना कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता और माँ को ये बात बताना जरूरी है। विक्रम, जैसे आपने मेरी कमी माँ जी से छुपाई और मेरा साथ दिया, वैसे अब मेरी बारी है कि मैं आपकी इस कमी के बारे में माँ जी को कुछ ना बताऊं और आपका साथ दूं। हमने जो डिसाइड किया है वही सही है, हमारा प्लान वैसे ही चलेगा। हम माँ जी को कुछ नहीं बताएंगे और डॉक्टर की सलाह से अपना इलाज कराएंगे ताकि मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सकूं। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। जब सपना और विक्रम को ये पता चलता है कि विक्रम कभी बाप नहीं बन सकता, कमी उसी में है, तो सपना विक्रम का साथ देती है और डॉक्टर से मुलाकात करती है। काफ़ी दवाई और डॉक्टर की सलाह से आखिरकार वो दिन आता है जब सपना प्रेग्नेंट होती है और सपना ये खुशखबरी सबसे पहले अपनी सास को देती है। माँ जी, मैं और विक्रम जी कल ही घर वापस आ रहे हैं, पर अब आपको मेरा ख्याल रखना होगा। तू तो ऐसे बोल रही है बहू जैसे तू गर्भवती है। मैं भी कौन सी बात लेकर बैठ गई, उस औरत से कह रही हूँ जो कभी माँ ही नहीं बन सकती। माँ जी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका ये सपना जल्दी पूरा होने वाला है तो फिर तो आप मेरी देखभाल करेंगी ना? क्या? ये खुशखबरी सुनकर मानो जैसे कुसुम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी के मारे झूम उठती है और अपनी बहू से कहती है, अगर ये सच है बहू तो मैं तेरी गुलाम बनने के लिए भी राजी हूँ। अब तो तू बस जल्दी से आ जा। ये खबर सुनने के बाद कुसुम की सारी नाराजगी भी खत्म हो जाती है और एक छोटी सी खबर और डॉक्टर की सहायता से सपना की जिंदगी में जो उदासी छाई थी वो खत्म हो जाती है और बहुत जल्द उनके घर में भी नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंज उठती है। कौशल्या और मिहिर की शादी को काफी समय हो गया है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। उनका एक बेटा भी है, कबीर। लेकिन कुछ समय से कौशल्या की तबीयत बहुत खराब रहने लगी और वो वक्त से पहले ही चल बसी। मिहिर ने नैना से शादी कर ली। नैना, ये हमारा बेटा है कबीर, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। आप चिंता मत करो, आज से कबीर मेरी जिम्मेदारी है।
नैना ने कबीर को अपने बेटे के रूप में अपना लिया और बहुत लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ दिनों बाद मिहिर भी चल बसा। अब कबीर की सारी जिम्मेदारी नैना के कंधों पर आ गई। उसने अपने बेटे को पढ़ाया, लिखाया और एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनाया। माँ, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है जो आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ। आज से आपके सारे काम बंद, अब आप सिर्फ आराम करोगी। अगर आज तुम्हारे पिता जिंदा होते तो बहुत खुश होते। कबीर ने कुछ दिनों बाद सिमरन नाम की एक लड़की से शादी कर ली। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में सिमरन अपने रंग दिखाने लगी। माँ, जब से मेरी शादी हुई है आपने तो घर का सारा काम त्याग ही दिया है। हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती हो। ये नहीं कि घर के कामों में मेरी थोड़ी मदद कर दिया करो। अरे बताओ बहू, क्या काम है? अभी कर देती हूँ। ठीक है माँ जी, तो आज का खाना आप बना लो, मैं बहुत थक गई हूँ। माँ जी, खाना बनाने के बाद घर की साफ़ सफाई भी अच्छी तरह से कर लेना। और हाँ, शाम को मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं, तो आप बाज़ार जाकर उनके लिए कुछ ले आना। ठीक है बहू, जो भी मंगवाना है उसकी लिस्ट बनाकर दे दो। सिमरन की बात सुनकर नैना खाना बनाने में लग गई। अब इसी तरह से सिमरन ने रोज़ ऐसे ही अपनी सास से काम करवाना शुरू कर दिया। अब नैना अकेले ही सारे घर का काम करने लगी। कुछ समय बाद सिमरन ने एक बेटे को जन्म दिया। कितना सुंदर बच्चा है, बिल्कुल मेरे कबीर पर गया है। इसका नाम सिद्धार्थ रखेंगे। नैना सिद्धार्थ को बहुत प्यार करती है और उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाती। सिद्धार्थ अब स्कूल जाने लगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी दादी के साथ बिताने लगा। लेकिन ये बात सिमरन को पसंद नहीं थी। वो सोचने लगी, आखिर कैसे इस बुढ़िया को अपने पति और बेटे की ज़िंदगी से दूर करूं। पहले तो इसने मेरे पति को ही अपने वश में कर रखा था, अब मेरे बेटे पर भी इसने अपना जादू चला दिया। अब धीरे धीरे सिमरन ने अपनी सास पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो नैना से काम भी करवाती और उसे ताने भी सुनाती। एक दिन नैना चाय बना रही थी कि तभी उसमें उबाल आया और चाय बर्तन से निकल गई। ये सब देखकर सिमरन ने अपनी सास को सुनाना शुरू कर दिया। माँ जी, ये क्या कर दिया आपने? आपसे एक करने को बोलो तो आप 10 काम बिगाड़ती हो। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब आपसे पीछा छूटेगा। जौंक की तरह चिपट गई हो आप इस घर से। सिमरन इसी तरह से बड़बड़ाती हुई किचन से बाहर चली गई कि तभी वहां पर कबीर आ गया। अपनी बीवी को इस तरह गुस्से में देखकर कबीर ने पूछा, क्या हुआ सिमरन, आज क्या नई बात हो गई? इतने गुस्से में क्यों हो? देखो, आज मैं आपसे साफ साफ कहती हूँ, आप अपनी माँ या मुझ में से किसी एक को चुन लो। या तो अपनी माँ को घर से निकाल दो या फिर मैं अपने बेटे को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। सिमरन, तुम्हें माँ से क्या परेशानी है? मैं उन्हें कहाँ छोड़ कर आऊँ, तुम ही बताओ। मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। पता नहीं क्यों आप इनकी इतनी फिक्र करते हो। अरे कौन सी ये आपकी सगी माँ है? सौतेली माँ है ये आपकी, समझे? सौतेली माँ आखिर सौतेली होती है। आपको दिखाई नहीं देता क्या किस तरह से धीरे धीरे ये हमारे बेटे को हमसे अलग कर रही है? तुम ठीक कह रही हो सिमरन। मैं माँ को किसी तीर्थ स्थल भेज देता हूँ जहाँ वो आराम से रहे और आजीवन प्रभु की सेवा में लगे रहे। कबीर का दिल अपनी बीवी की बातें मानने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी उसके दिमाग ने सिमरन की बात सुनी और उसने अपनी माँ को खुद से अलग करने का फैसला कर लिया। ये बात जब सिद्धार्थ को पता चली तो वो दुखी रहने लगा। एक दिन उसके दोस्त मनीष ने उससे कहा, सिद्धार्थ, आजकल तुम बहुत उदास रहते हो, खेलने भी नहीं आते। मनीष, मेरे मम्मी पापा मेरी दादी को घर से निकालने वाले हैं। मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करता हूँ, उन्होंने ही पाला है मुझे। मेरी माँ उनसे सारे घर का काम करवाती है और कोई गलती हो जाती है तो डांटने लगती है। ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन तुम्हारी माँ ऐसा क्यों करती है? क्योंकि मेरी माँ सौतेली बहू है, शायद इसीलिए वो ये सब कर रही है। लेकिन मेरी दादी ने तो हमें कभी भी सौतेला नहीं समझा। सिद्धार्थ, तेरे मम्मी पापा को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? तुझे याद है हमने अपने स्कूल में एक हॉरर प्ले किया था? वैसा ही एक प्ले हम तेरे घर पर करते हैं और भूत का कैरेक्टर करेंगे तेरे दादाजी। मैं अपने बाकी दोस्तों को सारे नाटक के बारे में समझा दूंगा। बस
रात को तू अपने घर का दरवाज़ा चुपके से खोल देना। सिद्धार्थ और मनीष ने सारी प्लानिंग कर ली, लेकिन जैसे ही रात हुई तो जोरों की बारिश के साथ आंधी तूफान आना शुरू हो गया। मनीष सोचने लगा, लगता है आज कोई दोस्त घर पर नहीं आएंगे। इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है, मैं सोने चला जाता हूँ। सिद्धार्थ ये सब सोच ही रहा था कि तभी घर की लाइट चली गई। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर सबकी लाइट आ रही थी, बस उसी के घर की लाइट गई हुई थी। अचानक से सिद्धार्थ को अपने माँ पापा के चिल्लाने की आवाज़ आई। बचाओ बचाओ, हमें कोई है, कोई तो हमारी मदद करो। सिद्धार्थ ने अपने माँ पापा के कमरे में जाकर देखा तो वो हैरान हो गया। खिड़की दरवाजे ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे। उसके मम्मी पापा जिस बेड पर बैठे थे वो बेड हवा में झूल रहा था। ऐसा लग रहा था कि तूफान घर के बाहर नहीं बल्कि कमरे के अंदर आया हुआ हो। तभी तेज़ रोशनी के साथ एक आदमी और औरत वहाँ गए। दोनों दिखने में बहुत ही डरावने लग रहे थे। उन्हें देखकर कबीर डर से कांपते हुए बोला, पापा माँ, आप दोनों तो मर चुके हो, फिर यहाँ कैसे? हम तुझे और तेरी बीवी को जान से मारने आए हैं। क्यों? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तूने मेरा बेटा बिगाड़ दिया, उसे अपनी तरह स्वार्थी बना दिया। इसके बाद भी तू पूछ रही है कि तूने क्या किया? कबीर, तू मेरी नैना को घर से निकालना चाहता है? यही बदला चुकाएगा तो उसके एहसानों का। तू और तेरे जैसे पापियों की इस धरती पर कोई जगह नहीं है। चल हमारे साथ। देखिए, आप दोनों को तो मैं जानती तक नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अगर आपको लेकर ही जाना है तो अपने बेटे को लेकर चले जाओ। देखा नालायक, देख तू अपनी इस धोखेबाज बीवी के लिए उस नेक औरत को छोड़ रहा है जिसने तुझे अपने सगे बेटे की तरफ पाला। वो जवानी में ही विधवा हो गई थी। वो चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन तेरी वजह से उसने शादी नहीं की। जब तुझे उसकी ज़रूरत थी तो उसने तुझे नहीं छोड़ा, लेकिन अब जब उसे तेरी ज़रूरत है तो तू अपनी बीवी के कहने पर उसे छोड़ रहा है। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं सिमरन की बातों में आ गया। मैं अभी माँ से माफ़ी मांग लेता हूँ। देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं कभी अपनी सास को परेशान नहीं करूँगी। कबीर और सिमरन उसी समय नैना से माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन सिद्धार्थ बहुत खुश था कि आखिरकार उसके घर में सब कुछ ठीक हो गया। अगले दिन सुबह वो जल्दी उठा और मनीष के लिए बहुत सारी चॉकलेट खरीद कर उसके पास गया और उसे थैंक यू कहने लगा। मनीष, थैंक्स यार, क्या एक्टिंग की तूने। मेरे मम्मी पापा तो अभी भी डरे हुए बैठे हैं। लेकिन ये बता, तूने लास्ट टाइम में प्लान क्यों चेंज किया? हमने तो सिर्फ दादाजी के भूत को बुलाने की बात की थी, तूने तो दादी जी के भूत को भी बुला लिया। मुझे तो लगा था कि इतनी बारिश में तू आएगा भी नहीं। मैंने तो अपने घर का दरवाज़ा भी नहीं खोला था। तू और तेरे दोस्त अंदर कैसे आए? अरे क्या बात कर रहा है सिद्धार्थ? हम तो तेरे घर पर गए ही नहीं। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी ना, तो मैं आया ही नहीं। ना किसी और दोस्त को इस बारे में कुछ पता है। आज ही बुलाया है मैंने सभी को। सिद्धार्थ मनीष की बात सुनकर हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि रात को उसके घर में हुआ क्या था। वो सब सच था या सपना? लेकिन कुछ भी हो, उसके माँ बाप तो सुधर गए।